नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश थे। इसमें कोशीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हेट स्पीच का त्याग मौलिक जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कटाक्ष भी किए सरकारों पर और कुछ और टिप्पणियां की जिसका सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया। जनरल ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ भी दिए जाते हैं द्वेषपूर्ण भाषण। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नफरती भाषण का त्याग एक मूलभूत जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की चर्चा कर रहा है या जिस पर सुनवाई कर रहा है वो उसकी सुनवाई जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ कर रही थी। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का विरोध किया सॉलिसिटर जनरल ने जो याचिका करता है उसकी मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने कुछ सिलेक्टिव खबरों के आधार पर इस याचिका को दायर किया है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ भी लगातार द्वेषपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं और इसमें कोर्ट को सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी जुडिशियस होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो यानी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट्रीज थी उनका सॉलिसिटर जनरल ये मान लिए। सॉलिसिटर जनरल चूंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तो यह कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया। दरअसल सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ ने कई सख्त टिप्पणियां की और कहा इन याचिकाओं पर हम इसलिए सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें समय पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। राज्य सरकारें इन मामलों में नाकाम और शक्तिहीन हो चुकी हैं। इस तरह की जो टिप्पणियां थी उनका विरोध किया तुषार मेहता ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन असामाजिक तत्व इस तरह के भाषण दे रहे हैं जिससे समाज में बैर की भावना उत्पन्न हो रही है, पनप रही है। दरअसल तुषार मेहता और जजों के बीच तीखी बहस बड़ा मुद्दा बना और तुषार मेहता ने कई ऐसे भाषणों का उल्लेख किया जो भाषण हिंदुओं के खिलाफ दिए गए। उन्होंने केरल में एक कार्यक्रम में हिंदुओं के खिलाफ फैलाए जा रहे घृणा और इस तरह के वैमनस्यपूर्ण भाषणों का भी उल्लेख किया। सबसे बड़ी चीज जो सॉलिसिटर जनरल ने कही, उन्होंने कहा कि इस मामले का जो याचिकाकर्ता है वो केरल का है। उसने इस घटनाओं का अपनी याचिका में कोई उल्लेख नहीं किया, यानी वो एक सिलेक्टिव मिशन लेकर आया। याचिकाकर्ता अब्दुल्ला ने कुछ खास घटनाओं का ही अपनी पिटीशन में प्रयोग किया है, शामिल किया है, जो उसकी मंशा जाहिर करता है, यानी और उसके बाद कोर्ट की ऐसी कमेंट्रीज बहुत सिलेक्टिवनेस शो कर रही हैं। इस पर जो जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दरअसल कोर्ट का या यूं कह लीजिए जस्टिस के एम जोसेफ का ये कह लीजिए सरकार के निर्णयों पर बहुत तीखा मिशन चल रहा है। मिशन किस रूप में चल रहा है? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कोई भी सरकार के विरुद्ध कोई एक मसला लेकर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट अगर जस्टिस जोसेफ की अदालत में पहुंच जाए तो जस्टिस जोसेफ एक प्रतिपक्षी नेता की तरह सरकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। मुझे लगता है जिस तरह की कमेंट्रीज जस्टिस जोसेफ कर रहे हैं वो न्यायपालिका के लिए उचित नहीं प्रतीत हो रही है। क्यों? जस्टिस जोसेफ ने इलेक्शन कमीशन के मामले में
इलेक्शन मामले में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें जस्टिस जोसेफ ने बहुत सख्त टिप्पणियां की और साथ ही लगे हाथ पूरा एक सिस्टम बना दिया कि कैसे अब एक नए तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी। उसके लिए सीजेआई होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे। जिस तरीके से या जिस रूप से ये चल रहे हैं, उससे लगता है कि पूरी व्यवस्था ही सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लेना चाहता है। हम आपको याद दिला दें कि जस्टिस के एम जोसेफ वही हैं जिनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको सरकार ने वापस कर दिया था, और दोबारा रिकमेंडेशन आने के बाद सरकार ने उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कराया था। शायद इसको उस एंगल से ले सकते हैं आप। दूसरी चीज़ भी है कि आप को अगर सरकार के विरुद्ध, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप सरकार के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो आप एक पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल स्वरूप पकड़ लीजिए, और अगर आप न्याय की गद्दी पर बैठे हैं, न्याय की पीठ पर बैठे हैं, तो अपने मन से जो दुर्विचार हैं या दूसरे तरह के विचार हैं या किसी एक पक्ष के ही विचार हैं उनको निकाल दीजिए। एक न्याय पक्ष पर बैठिए, दोनों पक्ष की बातों को बराबर से सुनिए और उस पर निर्णय करिए। शायद कहीं इसमें दिक्कत हो रही है, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे यही जस्टिसेस हैं जो खानदानी न्यायपालिका चलाना चाहते हैं। पिता भी चीफ जस्टिस है, बेटा भी चीफ जस्टिस है। तुम मेरे बेटे को जज बना दे, मैं तेरे बेटे को जज बना दूंगा। आखिर और क्या है हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, वो क्या है? वी आर ए डेमोक्रेसी। हमारी लोकसभा संप्रभु है। वो जो कानून बनाएगी उससे सरकार चलेगी, देश चलेगा। सरकार ने एनजेसी एक बनाया जिसमें बहुत से लोगों का उसको सम्मिलित किया था। चीफ जस्टिस को सम्मिलित किया था, 2 जजेस को किया था, एमिनेंट लॉयर्स को किया था, एमिनेंट सिटीजन्स को किया था, नेता प्रतिपक्ष को किया था। लेकिन नहीं, जजेस को कहना है कि हम 5 लोग बैठकर तय कर लेंगे कि हमारे कौन कौन भाई भतीजे हैं जिनको हम चीफ जस्टिस बनाकर छोड़कर जाएंगे, और उसके बाद निर्णय कैसे देंगे? के एम जोसेफ जैसे जस्टिस जोसेफ जिस तरह के निर्णय दे रहे हैं, इस तरह के निर्णय देंगे। ये चीज़ मुझे लगता है भारत की न्यायपालिका के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आपको विपक्ष में ही रहना है या विपक्ष के रूप में व्यवहार करना है, आपकी मनस्थिति हो सकती है, हर व्यक्ति की होती है, हर व्यक्ति वोट करता है, तो मुझे लगता है कि न्याय की पीठ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्रतिपक्ष की राजनीति पकड़ लेनी चाहिए और पूरी शिद्दत से लड़ना चाहिए, जनता की अदालत में जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।